हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग फिजिक्स को समाप्त किए थे। आज की इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे साइंस में केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। तो कक्षा 10th का रसायन शास्त्र चल रहा है। रसायन शास्त्र में आज का लेसन स्टार्ट करना है कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक है ना। ये अध्याय नंबर 4 है, चैप्टर 4 है। तो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। देखिए, इस लेसन को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग को धातु अधातु के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो धातु अधातु से मिलते जुलते हैं। जो धातु अधातु वाला लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ भी मिलेंगे, कुछ टॉपिक्स भी मिलेंगे यहाँ पे। तो आप लोग को सबसे पहले क्या कर लेना है कि उसके बारे में अध्ययन कर लेना है, ठीक है। अगर आज के क्लास में अध्ययन नहीं किए हैं, नेक्स्ट क्लास जब होगा तो आप लोग अध्ययन करके आइएगा, ताकि इसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो सके। अब यहाँ पर है कार्बन तथा इसके यौगिक। इस लेसन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक के बारे में, यानी कार्बन से जो यौगिक बन जाते हैं उसके बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। ओनली फॉर कार्बन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? कार्बन के बारे में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर हमारे पास तो बहुत सारे तत्व हैं, क्या सभी तत्व के बारे में हम लोग एक एक चैप्टर पढ़ेंगे? कार्बन का एक चैप्टर यहाँ मिला हुआ है आपको। कार्बन का एक चैप्टर मिला हुआ है, कार्बन तथा इसके यौगिक, यानी कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ पर एक चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे तो बहुत से तत्व हैं, तो सभी के बारे में चैप्टर तो नहीं ना है। इसी के बारे में क्यों है, क्या कारण है कि इसके बारे में एक चैप्टर बनाना पड़ गया? कुछ तो रीजन रहा होगा। तो रीजन ये है कि कार्बन जितना अकेले यौगिक का निर्माण कर देता है, उतना सभी तत्व मिलकर भी निर्माण नहीं कर पाते हैं। कार्बन अकेले जितने तत्वों का निर्माण कर देता है, उतना सभी तत्व आपस में मिल करके भी इतना यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा आप लोग को? तो उसी कार्बनिक यौगिक को अध्ययन करने के लिए एक चैप्टर दे दिया गया है। लेकिन जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो वहां पर आपको एक बुक के रूप में मिलेगा, कार्बनिक यौगिक के बारे में पूरा एक बुक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, 2 भाग में बुक को बांटा गया है और तब उसको पढ़ना है। यहाँ तो सिर्फ आपको एक चैप्टर मिल रहा है, वहाँ बुक मिलेगा। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है ना, इस तरह से मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग कार्बन के बारे में कुछ जान लेते हैं। कार्बन है क्या? तो कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक जो अधातु के रूप में होता है। किस रूप में होता है? कार्बन। यह लिखते हैं, तो यहाँ कार्बन हेडिंग देते हैं। ये भी नहीं चल रहा ना, चलिए हेडिंग देते हैं कार्बन। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक तत्व है जो अधातु के रूप में पाए जाते हैं। कार्बन क्या है? एक तत्व है जो अधातु है। क्या है जी? कार्बन अधातु है ना जी। आप लोग धातु और अधातु वाला लेसन में पढ़े होंगे। कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है?
अब इसका यदि संकेत की बात करते हैं तो कार्बन का संकेत तो होता है C। कार्बन का संकेत क्या होता है? कार्बन को हम लोग C से लिखाते हैं। जहां पे C लिखा होता है बोलते हैं ये कार्बन है, यही ना बोलते हैं। कार्बन क्या है? C रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कार्बन है। कार्बन है क्या? तो एक तत्व है जो अधातु है। क्या है? उसके बाद अगर इसको परमाणु संख्या की बात करते हैं, परमाणु संख्या, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु संख्या 6। और परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान देखिए, आप लोग को पता होना चाहिए, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि परमाणु द्रव्यमान, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या का लगभग दुगना होता है। लगभग कितना होता है? परमाणु संख्या का लगभग दुगना होता है। ये थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है या बेसी भी हो सकता है, पॉइंट में समथिंग बेसी भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन लगभग दुगना माना जाता है। कितना माना जाता है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं परमाणु का द्रव्यमान लगभग 12 होगा। कितना होगा? 12। उसके बाद अगर इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, क्या बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो टोटल इसके पास 6 था, 6 में पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो नेक्स्ट वाला कक्षा में कितना बचेगा? 4। तो 2 और 4 होता है, 2 और 4 होता है। क्लियर है? उसके बाद इसकी अगर संयोजकता पूछा जाए तो इसकी संयोजकता 4 होता है। अब बोलिए संयोजकता क्या होता है? ये भी आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। संयोजकता क्या होता है जी? तो किसी भी तत्व को अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, या तो वो ग्रहण कर सकता है या तो फिर त्याग कर सकता है। अपने अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वही उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, संयोजकता क्या है? ठीक है ना? तो किसी तत्व का अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, चाहे वह त्याग करे या ग्रहण करे। कभी कभी होता है ऐसा है कि बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है। आप लोग को आयनिक बंधन में हम पढ़ाए थे धातु और धातु में कि धातु जो थे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बताए थे ना, कि नहीं बताए थे? बताए थे। तो इलेक्ट्रॉन कब त्याग? जब उसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वैसे स्थिति में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं। तो त्याग करके भी अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग किए वह उस तत्व का संयोजकता कहलाएगा। अब बात होती है अधातुओं की। तो अधिकांश अधातुओं के बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5, 6, 7। तो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे 5 वाला को 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। 6 वाला को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। 7 वाला को 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाता तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए ग्रहण करते हैं वह उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है वह उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। वह उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। जैसे मैं अब यहाँ पर बात करते हैं कार्बन की।
तो कार्बन की बाहरी कक्षा में हम देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इस 4 इलेक्ट्रॉन को 8 बनाने के लिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना। तो जितना चाहिए वही ना संयोजकता होता है। तो 4 पहले से था और अगर 4 दे दिया जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, होगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसका संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। यानी कार्बन की संयोजकता कितना है? 4 होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कार्बन की पृथ्वी पर उपस्थिति कितना है। कार्बन की पृथ्वी पर उपस्थिति, पृथ्वी पर उपस्थिति कितना है? तो कार्बन जो है पृथ्वी के सतह में 0.02% पाया जाता है। 0.02%। लेकिन जब अगर वायुमंडल की बात कही जाएगी, वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति 0.03% होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर कार्बन की उपस्थिति 0.02% है और वायुमंडल में इसकी उपस्थिति 0.03% है। एक बात और बता रहे हैं, पृथ्वी जो यहाँ पर कार्बन की बात करें तो 15वां ऐसे तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर। 15वां याद रहेगा। 15वां ऐसे तत्व है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर ब्रह्मांड की बात करते हैं तो चौथा तत्व है। ब्रह्मांड में अगर बात करें तो चौथा तत्व है। आपको बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद चौथा जो तत्व है ना, वो है आपका कार्बन। कौन है? कार्बन है। ये समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत? अगर आप इतना सारे बात लिख देते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर कंप्लीट हो जाता है। आपका ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर कंप्लीट। क्या इसमें से 1 नंबर आएगा ही आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछता ही है। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, अगर यहाँ पर बंधन की बात करता है कि कार्बन किस प्रकार का बंधन बनाता है, कार्बन किस प्रकार का बंधन बनाता है, तो रासायनिक बंधन आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है आयनिक बंधन और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन, ये दोनों बंधन के बारे में आप लोग को हम बता चुके हैं, बताए ना। तो चलिए देखिए यहां ध्यान से, बंधन, ये रासायनिक बंधन होता है। रासायनिक बंधन एक बल के द्वारा बंधे होते हैं। रासायनिक बंधन एक बल के द्वारा बंधा हुआ रहता है ना, ठीक है। कोई भी बंधन हो, जब तक बाहर से बल नहीं लगेगा तब तक बंधने वाला नहीं है। क्लियर है ना। अब देखिए कि यहाँ पर बंधन किस प्रकार का है, थोड़ा सा अपने से भी दिमाग लगा सकते हैं आप लोग, अपने से भी दिमाग लगा सकते हैं कि इसकी संयोजकता 4 है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए इसको भी 4 ही चाहिए। तो कोई 4 को इलेक्ट्रॉन देगा क्या? कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता इसको, और न ये 4 को दे सकता है, न इसको कोई दे सकता है, न ये किसी को दे सकता है। तो ऐसे स्थिति में होगा क्या कि दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व भी हो सकते हैं, सब आपस में क्या कर लेते हैं? पार्टनरी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पार्टनरी करते हैं।
और पार्टनरी वाला सिस्टम को आप लोग को बताया थे धातु धातु वाला में कि इसको सह संयोजक बंधन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सह संयोजक बंधन, सह संयोजक बंधन कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार का बंधन होता है? आयनिक बंधन नहीं होगा, आयनों का ट्रांसफर नहीं होता यहाँ पे, न तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है न इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सहसंयोजक बंधन बनता है। कौन सा बंधन बनता है? तो अगर आपको इतना याद होगा ये टॉपिक, तो इस टॉपिक में आपको 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। ये तो पूछ देगा कि कार्बन का संकेत क्या होता है, कार्बन का प्रकृति क्या है, धातु है क्या धातु है। आपको परमाणु संख्या पूछ सकता है, परमाणु द्रव्यमान पूछ सकता है, इसकी संयोजकता क्या होता है ये भी पूछ सकता है, पृथ्वी की सतह पर ये कितना पाया जाता है ये भी पूछ सकता है, वायुमंडल में कितना पाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, या इसमें किस प्रकार का बंधन बनता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर ये सब पॉइंट आपको क्लियर होगा, याद होगा बाबू, तो अब 1 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब अगला टॉपिक है हम लोग को कार्बनिक यौगिकों का महत्व क्या है। कार्बनिक यौगिक हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से बदलाव लाया है, हमारे लिए क्या महत्व रखता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि कार्बनिक यौगिक का महत्व क्या है। तो आप लोग को बता दें कि सुबह जैसे ही बेड पर से आप लोग उठते हैं, फिर शाम में पढ़ लिख करके फिर सो जाते हैं, तो उठने से सोने तक के बीच में जितने भी वस्तुओं को आप इस्तेमाल किए हैं, जितने भी वस्तु का आप लोगों ने उपयोग किया है, सभी पदार्थ जो हैं वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इन नजर उठा के देख लीजिए तो लगभग जितने भी पदार्थ आपको दिखाई देगा, जितने भी वस्तुएं दिखाई देंगी, वो कहीं न कहीं कार्बन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? यानी हम बोल सकते हैं कि जो पदार्थ जल जाता है वो कार्बन से बने होते हैं। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जलते नहीं, जैसे पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ये सबको नहीं, लेकिन इसमें से हाँ लकड़ी है, लकड़ी कार्बनिक यौगिक है, बोर्ड कार्बनिक यौगिक है, ये कपड़ा कार्बनिक यौगिक है, मेरा बॉडी कार्बनिक यौगिक है। यानी देखा जाए तो अभी लगभग 13 से 14 करोड़ पदार्थ, वस्तुएं कार्बनिक यौगिक के बने हुए हैं। उससे अधिक ही होंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन नए नए पदार्थों का, नए नए वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। बच्चों का जो खिलौने होते हैं वो सभी खिलौने कार्बन के बने होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब यहाँ पर बात होती सर कार्बनिक यौगिक है क्या? अब बहुत देर से कार्बनिक यौगिक तो बोल रहे हैं। कार्बन तो बता दिए, कार्बन अधातु है, एक तत्व है, लेकिन कार्बनिक यौगिक क्या है? तो हम बोल सकते हैं वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो अब सुबह से शाम तक का बहुत से चीजों का प्रयोग करते होंगे, उठते उठते जल, है ना, कॉपी किताब, वस्त्र पहनते होंगे, खाना पीना खाते होंगे, है ना। तो ये सभी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो अगर हम अपने दैनिक जीवन से कार्बन को हटा दें
तो क्या जीवन संभव है? खाद्य पदार्थ में भी कार्बन है, हमारे बॉडी के अंदर भी कार्बन है, हमारे बॉडी के अंदर भी। तो बताइए कि आपके दैनिक जीवन में कार्बन महत्व रखता है या नहीं रखता है? कार्बनिक यौगिक का महत्व है या नहीं है? इससे हम लिख रहे हैं, ये भी कार्बन से मिलकर बना है। तो ये आपके लिए उपयोगी है, आपके लिए महत्व रखता है या नहीं? ये जिससे आप पढ़ रहे हैं, व्हाइट बोर्ड जो देख रहे हैं आप, ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो क्या ये आपके लिए महत्व नहीं रखता है? चेयर जिस पर हम बैठते हैं, टेबल जिस पर आप बैठे हुए हैं, बेंच है, कुर्सी है ना, ये भी आपके लिए महत्व रखता है। वस्त्र जो पहनते हैं वो भी आपके लिए महत्व रखता है। भोजन जो करते हैं वो भी आपके लिए महत्व रखता है। तो हमारे दैनिक जीवन में कार्बन का बहुत बड़ा महत्व है। हम जितना बड़ा महत्व उतना लिख नहीं पाएंगे, जितना हमारे लिए उपयोगी है ये। अगर लिखने बैठ जाए तो पूरा एगो 50-60 रुपए वाला कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग खत्म होने वाला नहीं है। तो इतना ज्यादा ये हमारे लिए यूजफुल है। हम बोल सकते हैं सुबह से शाम तक जितने वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं सभी कार्बनिक यौगिक है। उसमें से अधिकांश, सभी तो नहीं बोल सकते हैं, जैसे कुछ लोग पत्थर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लोहा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अधिकांश वस्तुओं को जो आप इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक का महत्व समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आया ना? तो कार्बनिक यौगिक आगे जो हम लोग को पढ़ना है, अब पढ़ना है जीवन शक्ति का सिद्धांत। जीवन शक्ति का सिद्धांत पढ़ना अगला टॉपिक। कार्बनिक यौगिक के बारे में कोई भी कुछ पूछेगा, उसका महत्व लिखिए, तो आप अपने लैंग्वेज में जितना हो सके लिख दीजिएगा। अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 5, 6, 7 लाइन लिख के छोड़ दीजिएगा। 4, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो पूरा एक पेज भर दीजिएगा कि हमारे लिए किस प्रकार ये यूजफुल है। नहीं लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, किसने दिया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कब दिया गया था? तो सबसे पहले मान्यता ये थी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवित वस्तुओं से होती है, सजीवों से होती है। यानी कार्बनिक यौगिकों का स्रोत जो था वो सजीव वस्तुएं थी। यह पहले के लोगों को मान्यता था, पहले शुरू में यही मान्यता चली आ रहा था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीव वस्तुओं के शरीरों से होता है, सजीव वस्तुएं से होता है। उसे प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, उसे प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है, और वह सजीव वस्तुओं से बनता है, सजीव वस्तुओं से बनता है, ये कहना था। इसी को लोग जीवन शक्ति का सिद्धांत कहे थे। जीवन शक्ति का सिद्धांत ब्रजेलियस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। महान वैज्ञानिक ब्रजेलियस, याद रहेगा, ब्रजेलियस। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? ब्रजेलियस ने। किसने दिया? ब्रजेलियस होगा, जीलियस। याद रहेगा, कौन है? ब्रजेलियस।
इन्होंने 1815 ईस्वी में दिए थे। 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। उनका मानना यह था कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है। अदृश्य जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे देखा। उनका कहना क्या था, देखिए लिखा हुआ है कि अतः बेरजेलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया। जीवन शक्ति का, जिसके अनुसार सजीव पदार्थों में, जो जीवित पदार्थ होती हैं, सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, यानी जो कार्बनिक यौगिक बनता था वो एक अदृश्य जीवन शक्ति द्वारा होता है, जिसे देखा नहीं जा सकता। उनका भी यही मानना था कि कार्बनिक यौगिक बनेगा तो सजीव वस्तुओं को शरीर में ही बनेगा। जीवन शक्ति कहाँ बनता है? कार्बनिक यौगिक का निर्माण सिर्फ सजीव वस्तुओं से ही किया जा सकता है, ना कि इसको प्रयोगशाला में तैयार किया जाएगा। यह मानना किनका था? बेरजेलियस साहब। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, या जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या था या क्या है। तो उनका मानना था, हम लिख सकते हैं जीवन शक्ति का सिद्धांत बेरजेलियस ने 1815 ईस्वी में दिए। इनके अनुसार, किनके अनुसार? बेरजेलियस के अनुसार सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य जीवन शक्ति के रूप में होता है। एक अदृश्य जीवन शक्ति के रूप में होता है, यानी कार्बनिक यौगिक बनेगा तो सिर्फ किससे? सजीवों को शरीर से, अन्यथा प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जाता है। ठीक है, ये किनका मानना था? लेकिन इस अवधारणा का अंत तब हुआ जब इनका ही चेला वोहलर ने, किसने? वोहलर ने क्या किया कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनिया साइनेट को गर्म करके किया। यूरिया कार्बनिक यौगिक है। यूरिया क्या है? कार्बनिक यौगिक है, जबकि अमोनिया साइनेट अकार्बनिक यौगिक है। वोहलर, याद रहेगा नाम। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो बेरजेलियस ने दिया। अब बेरजेलियस को गलत साबित किया था वोहलर ने। ये मान्यता बहुत दिन तक चलता रहा, ऐसा नहीं है कि आज दिया और कल खत्म हो गया। ये मान्यता बहुत दिनों तक चलता रहा। लेकिन जब वोहलर ने यूरिया का संश्लेषण किया था अमोनिया साइनेट से, तब बेरजेलियस साहब का जो कहना था, जीवन शक्ति का जो सिद्धांत दिए थे, वो गलत साबित हो गया। एक्चुअली में वोहलर गलत साबित करना नहीं चाह रहा था। वो ये नहीं चाह रहा था, वो ये नहीं करके देख रहा था कि इनका कहना गलत है। वो दूसरा कुछ कर रहा था, दूसरा चीज का निर्माण, यूरिया बना रहा था, दूसरा काम कर रहा था। उनको भी ये पता नहीं था कि हम जीवन शक्ति सिद्धांत का गलत साबित करने जा रहे हैं। लेकिन अचानक ये घटना घट गई कि अमोनिया साइनेट को गर्म कर रहे थे। अमोनिया साइनेट को और गर्म करके यूरिया बना दिया उन्होंने। क्या बना दिया? तो उन्होंने देखा यूरिया में कार्बन की मात्रा हो गई। यूरिया में कार्बन की मात्रा, अर्थात कार्बनिक यौगिक हो गया। तो जब उन्होंने कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर दिए, तब यहां पर उन्होंने कहा कि बेरजेलियस साहब ने तो कहे थे
इसको प्रयोगशाला में तैयार नहीं कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक जब भी निर्माण होगा तो सजीव के शरीर से ही होगा, यही ना उन्होंने बोला था। अदृश्य शक्ति के रूप में होता है, जीवन शक्ति के रूप में, यही ना बोले थे उन्होंने बर्जेलिस ने। तो हम इसको प्रयोगशाला में तैयार कर दिए। जब उन्होंने प्रयोगशाला में तैयार किया तब इनका कहना गलत साबित हो गया। जो कह रहे थे क्या हो गया? तब वोहलर ने क्या कहा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण यह जरूरी नहीं है कि सजीव वस्तु को शरीर से ही होगा, इसे प्रयोगशाला में भी तैयार किया जा सकता है। कौन थे? नाम याद रहेगा जी? कौन थे? वोहलर। वोहलर ना, इन्होंने क्या किया था? अमोनिया साइनेट NH4CNO, अमोनिया साइनेट होता है। ये क्या होता है? अमोनिया साइनेट को इन्होंने गर्म कर रहे थे धीरे धीरे, और जब इन्होंने गर्म किया यहाँ बन गया H2NC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड रहेगा NH2। ये वाला बंधन आप लोग को आगे पढ़ना है। अभी सिर्फ इतना समझिए कि ये कुछ बना है बस। आगे जब सहज संयोजक बंधन बनाएंगे ना तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या होता है ये सब सिखाया जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है ये आगे बताएंगे। फिलहाल इतना यहाँ समझिए, यहाँ पर कोई न कोई नया पदार्थ बना। ये क्या आपका अमोनिया साइनेट है जो कि अकार्बनिक यौगिक है। अमोनिया साइनेट क्या होता है? ये प्रयोगशाला में वोहलर साहब इसको गर्म कर रहे थे यूरिया बनाने के लिए। उस समय उनको भी पता नहीं था कि यूरिया में कार्बन होता है कि नहीं होता है। इन्होंने इसको गर्म किया, गर्म करते 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 देखा कि ये टूट गया इस रूप में। ये आपका यूरिया है। क्या है? यूरिया। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर कार्बन का निर्माण हो गया। कार्बन का निर्माण, बंधन सहसंयोजक बंधन है जी, बॉन्ड के साथ सहसंयोजक बंधन है। तो यहाँ पर कार्बनिक यौगिक बना। क्या बना? कार्बनिक। तब इन्होंने कहा कि वोहलर ने कहा कि बर्जेलियस साहब जो कह रहे थे कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण सिर्फ सजीव वस्तुओं से हो सकता है, ये गलत है। ये क्या है? सही ये है कि उसको तो सजीव वस्तु से प्राप्त किया जा सकता है। गलत ऐसा नहीं कि गलत है, उनका भी कहना सही था। लेकिन जो एक बात बोलेंगे प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जाएगा, ये गलत है। इसको प्रयोगशाला में भी तैयार किया जा सकता है। और इन्हीं का देन है, वोहलर का ही देन है कि आज करोड़ों वस्तुएं प्रयोगशाला में तैयार कर करके हमारे बीच आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। समझ में आ रहा आप लोग को? इनके बाद, वोहलर के बाद, वोहलर के कोल्वे ने एसिटिक अम्ल तथा बर्थेलो ने मीथेन का संश्लेषण किया। इनका बाद एसिटिक अम्ल का निर्माण किसने किया? एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया था कोल्वे। कोल्वे एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किसने किया था? कोल्वे ने। और मीथेन का बर्थेलो ने। बर्थेलो ने क्या किया था? मीथेन का संश्लेषण किया था। अब यहाँ पर एसिटिक अम्ल के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अम्ल और भस्म वाला में, अम्ल भस्म और लवण वाला चैप्टर में आप लोग को एसिटिक अम्ल क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर मेथेन है, तो मेथेन के बारे में आपको इसी चैप्टर में बहुत अधिक पढ़ना है, बहुत विस्तार से पढ़ना है। मेथेन क्या होता है,
मीथेन का निर्माण कैसे होता है, ये चीज के बारे में हम लोग इस लेसन में ही पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखा कि जीवन शक्ति के सिद्धांत बेरजेलियस ने 1815 में दिया। इनको कुछ सालों के बाद वोलर ने गलत साबित किया। इनका कहना था कि प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जाए कार्बनिक यौगिक का, वोलर ने तैयार किया। और जब वोलर ने तैयार किया तो कोल्बे ने भी तैयार कर दिया एसिटिक अम्ल को। एसिटिक अम्ल को भी प्रयोगशाला में तैयार किया जा सकता है। और जब यहाँ पर कोल्बे ने एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया तो बर्थेलो कहाँ पीछे रहने वाले थे, बर्थेलो ने भी मीथेन का संश्लेषण कर दिया। तो प्रयोगशाला में तैयार हुआ ना। सबसे पहले गलत साबित किसने किया? उसके बाद इन लोग, और उसके बाद बहुत से लोग आए और नए नए कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में करते गए और हमारे बीच आता गया। आज इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हमारे बीच में कार्बनिक यौगिक करोड़ों में है। कितना में है? करोड़ों में। करोड़ों में हमारे बीच। समझ में आ रहा आप लोगों को? कोई डाउट है? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों ने यहाँ पे जीवन शक्ति का सिद्धांत तक पूरे अच्छे से अध्ययन कर लिए। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।